प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, प्रकरण है हमारा संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई और इसका भाग फर्स्ट हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। जो हरिशंकर परसाई जो लेखक है वो व्यंग्यकार है। इनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 1924 को हुआ तथा आपने वन विभाग में नौकरी करने के बाद प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की है। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। 1957 से स्वतंत्र लेखन आरंभ किया और 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। इनका जन्म तो कब हुआ? 22 अगस्त 1924 को। कहाँ हुआ? जमानी होशंगाबाद। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और पहले इन्होंने वन विभाग में प्राइवेट नौकरी की, फिर नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर 1957 से स्वतंत्र रूप से लिखने का कार्य करने लगे और 10 अगस्त 1995 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। इनका साहित्यिक परिचय। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य विधा को दर्जा दिलवाया। हरिशंकर परसाई को व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के प्रश्नों से जोड़ा है। स्वर्ग से नर्क तक आपकी पहली रचना मानी जाती है। हरिशंकर परसाई की जो पहली रचना है वो है स्वर्ग से नर्क तक। भाषा में भी व्यंग्य की प्रधानता है। भाषा सामान्य होते हुए भी विशेष क्षमता रखती है। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिक प्रयोग किया है और भाषा शैली इनकी रचना के अनुसार है। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनकी जो रचनाएं हैं व्यंग्य निबंध वो है तब की बात और थी, भूत के पाँव पीछे, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, काग भगोड़ा। ये इनके व्यंग्य निबंध है। इनकी जो कहानियाँ हैं वो है हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे आदि इनकी कहानियाँ हैं। इनके संस्मरण सीधे सादे और जटिल मुक्ति बोध ये इनके संस्मरण हैं। हरिशंकर परसाई जो है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई जो निबंध लिखा है, इन्होंने व्यंग्य प्रधान निबंध है ये और इन्हें व्यंग्यकार, हिंदी के व्यंग्यकार विधा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इस निबंध का शीर्षक संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई रखा है। तो किसी भी शीर्षक से हमें कुछ न कुछ संदेश प्राप्त होता है या जानकारी प्राप्त होती है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यहाँ पर संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई परसाई जी का एक व्यंग्य निबंध है। यह उनके शिकायत मुझे भी है नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है उनका, उससे यह निबंध व्यंग्य प्रधान निबंध लिया है। इसमें लेखक ने विचारों और आचरण में विरोध को शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी यहाँ पर व्यक्तियों के विचार कुछ और होते हैं और उनका जो आचरण होता है, जो व्यवहार होता है वो कुछ और होता है।
दोनों में विरोधाभास होता है, विरोध होता है। कथने और करने में लोगों के अंतर होता है। कहते क्या है, करते क्या है। सिद्धांत कुछ अलग है, व्यवहार कुछ अलग है। तो सिद्धांत और व्यवहार का जो अंतर है उसमें धोखा, दोगलेपन, ये इस पर इस लेख में कठोर व्यंग्य किया है। यहाँ पर सिद्धांत क्या है, नियम क्या है और व्यवहार कैसा है, व्यवहार अलग तरीका है। उनके नियम कुछ और कहते हैं, उनके सिद्धांत कुछ और है और व्यवहार में उनका व्यवहार कुछ और है, उनका आचरण कुछ और है। तो यहाँ पर किस प्रकार से धोखा और जो दोगलापन जिसे हम कह सकते हैं पर कठोर व्यंग्य किया है कि लोग जो है कहते कुछ है, उनके विचार अलग होते हैं और उनका व्यवहार अलग होता है। यहाँ पर इसी पर व्यंग्य किया है कि संस्कार अलग है और शास्त्र जो है, जैसे मान लीजिए कि संस्कार व्यक्ति के कुछ और होते हैं, जैसे कि अरेंज मैरिज जो होती है मान लीजिएगा, और यहाँ पर कोई भी पिता अपने लड़की की अरेंज मैरिज ही करवाना चाहता है और अगर वो कोर्ट में जाकर सरकारी तौर तरीके से शादी कर लेते हैं तो फिर उन संस्कारों के साथ समझौता कर लिया जाता है। यहाँ पर कि कुछ दहेज के पैसे बच गए और जो है और भी खर्चा बच गया, तो यहाँ पर संस्कारों के साथ क्या किया, समझौता कर लिया। यानी जो अर्थशास्त्र है, अर्थ यानी धन, धन का जो उनका शास्त्र है पैसे बचाने का, वो बच गए। तो यह संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई एक व्यंग्य निबंध है जिस पर व्यंग्य किया गया है कि संस्कार भी कुछ मायने नहीं रखते हैं शास्त्रों की लड़ाई के सामने या शास्त्रों के सामने। यहाँ पर लेखक का मित्र होता है, लेखक का एक मित्र है, वो मार्क्सवादी विचारधारा का है। रीति रिवाज और बाह्य आडंबर में वो विश्वास नहीं करता है। जो रीति रिवाज है परंपरागत तरीके से जो निभाए जाते हैं, चले आ रहे हैं, और जो बाह्य आडंबर है, दिखावा करते हैं, उनमें वो विश्वास नहीं करता। कौन? लेखक का मित्र। पर अपने फायदे, जब अपने ही फादर की मृत्यु हो जाती है, अपने ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु पर उसे मुंडन करवाना पड़ता है। मुंडन संस्कार करवाते हैं ना, बाल कटवा देते हैं। उनकी भस्म को वो प्रयाग में गंगा नदी में विसर्जन करने के लिए ले जाता है। श्राद्ध न करने का निश्चय भी उसका सिद्धांत है, लेकिन वो बड़े द्वंद्व में फंस चुका है कि अब मैं क्या करूं। लेखक यहाँ पर व्यंग्य करता है कि लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी माँ बाप बना लेते हैं। उल्लू सीधा करना मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अपना काम निकाल लेना। तो इसके लिए लोग किसी को भी माँ बाप बना लेते हैं। ऐसे लोगों की बापों की संख्या बढ़ जाती है। मित्र परिवार के संस्कारों से जुड़ा हुआ है, जबकि उसके विचार कुछ और ही है। विचार तो उसके कुछ और ही है। वो ये नहीं चाहता कि मैं दिखावा करूं और रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करता है, दिखावा भी नहीं करता है, लेकिन उसका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो कुछ और ही है। पिता को स्वर्ग में दुर्गति नहीं मिले, दुर्गति से बचाने के लिए वो अपने जो क्रांतिकारी विचार है, कौन से क्रांतिकारी विचार? रीति रिवाजों को नहीं मानना, बाह्य आडंबर में यानी दिखावा करने में विश्वास नहीं करना, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है, अपने विचारों का त्याग कर देता है। तो ये तो हुई लेखक के पहले मित्र की बात कि उसके विचार अलग है और उसका जो व्यवहार है, जो व्यवहारगत कार्यों करता है, वो अलग है। फिर लेखक का दूसरा मित्र है। दूसरे मित्र की बात की जाए तो जो लेखक का दूसरा मित्र है वो भी वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति है। वे भी धर्म, आडंबर और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता, अपने को इनसे अलग मानता है।
लेकिन सत्यनारायण की कथा सुनता है। तो यहाँ पर भी वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति है, लेकिन अंधविश्वासी जैसे इनका विरोध करता है, अंधविश्वासों का, दिखावों का, फिर भी उसके विचार अलग है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो अलग है, क्योंकि वो सत्यनारायण की कथा सुनता है, धोती पहनता है। मदर इन लॉ के कहने पर, मदर इन लॉ यानी सास के कहने पर सत्यनारायण की कथा सुनता है। मदर इन लॉ की बात इसलिए मानता है वो, क्योंकि मदर इन लॉ ने उसे बीवी दी है। इनके हृदय में भी द्वंद्व है, विचारों का द्वंद्व, अनिश्चय की स्थिति। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? अनिश्चय की स्थिति, कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होना द्वंद्व कहलाता है। उनके विचार कुछ और है, संस्कार कुछ और है, और ये ऐसे लोग संस्कारों में बंधे होते हैं। देखिएगा यहाँ पर लेखक का जो पहला मित्र है वो भी दिखावा और बाह्य आडंबर, रीति रिवाजों इनको नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो व्यवहार में इन्हें अपनाता है। तो यहाँ पर संस्कार अपनी जगह है और जो व्यवहार है वो अपनी जगह, यानी कि इनके सिद्धांत अलग है और व्यवहार अलग है, दोनों में दोगलापन है। फिर लेखक का दूसरा मित्र भी वैज्ञानिक विचारधारा का है, विज्ञान के अनुसार चलने वाला। वो भी रीति रिवाजों को, परंपराओं को, धार्मिक संस्कारों को, दिखावो, बाह्य आडंबर, इन सबको नहीं मानता। फिर भी उसके भी सास के कहने पर दूसरे मित्र ने भी जो है सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, धोती पहनते हैं। तो इनके नियम सिद्धांत अलग है और इनका व्यवहार अलग है। संस्कारों के सामने इनके जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो पस्त होते दिखाई देते हैं। संस्कार और अर्थशास्त्र जो है, फिर आगे की घटना हम देखते हैं। लेखक को एक सज्जन ने चाय का निमंत्रण दिया, उनके मित्र ने, कि भाई हमारे घर चाय पीने आना है। सरिता जी ने बुलाया है। सरिता जी कौन है? लेखक के मित्र की पत्नी। घर पहुंचने पर सरिता जी सामने नहीं आती है। चाय की ट्रे वो पति को दे करके स्वयं अंदर चली जाती है। पर्दा करने के कारण मित्र की पत्नी बाहर नहीं आई। दूसरी बार फिर चाय पर बुलाया। इस बार पत्नी चाय लेकर तो आई, दोस्त की पत्नी, लेकिन थोड़ी देर बैठकर स्कूल जाना है बहाना बना करके चली गई। पहली बार पर्दा था, दूसरी बार पर्दा नहीं किया और जो आने वाले मेहमान थे, पति का दोस्त, उसकी उपेक्षा करके चली गई। किस प्रकार से? क्योंकि वो क्या नौकरी करती थी, अब वो नौकरी करने लग गई थी। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र ने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ समझिएगा, जो शीर्षक है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, तो शास्त्र क्या? अर्थशास्त्र यानी पैसों का शास्त्र, धन, यानी वो जो दोस्त, लेखक के दोस्त की पत्नी है, वो अर्थशास्त्र यानी धन के खातिर, पैसों के खातिर उसने संस्कारों को छोड़ दिया। कैसे? वो जो मेहमान आए हैं उनकी उपेक्षा करके वहाँ से उठ करके चली गई है। ऐसे ही एक और उदाहरण जो अभी अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली। लड़की की माँ ने क्या किया? संस्कारों के कारण विरोध किया, क्योंकि ये संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति के। तो यहाँ पर संस्कारों के कारण लड़की की माँ ने इसका विरोध किया, किंतु इनके द्वारा अपनी ही मर्जी से शादी करने के कारण उनके पैसों की बचत हो गई और ऐसा सोच करके लड़की की माँ ने भी उस शादी को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर भी संस्कारों पर अर्थशास्त्र भारी पड़ गया। संस्कार अपनी जगह रह गए,
और अर्थशास्त्र यानी जो अर्थ यानी धन, पैसे, जो पैसों की बचत हुई। नारी मुक्ति की विचारधारा, व्यक्ति के विचार कुछ और होते हैं और उसके संस्कार कुछ और होते हैं। संस्कारों के आगे उसके विचार धरे के धरे रह जाते हैं। अपने ही परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो लेखक के दोस्त की पत्नी है सरिता, वो नौकरी करती है। यानी पहले संस्कार थे, उसके विचार थे कि औरत पर्दे में रहे, घर से बाहर नहीं जाए, लेकिन हुआ क्या, पैसों के लिए, अर्थशास्त्र जो है धन के लिए, वो घर से बाहर नौकरी करने जाती है। तो जो लोगों के विचार है कि स्त्री घर से बाहर नहीं जाए, पर्दा करे, तो जो संस्कार है वो धरे के धरे रह गए और अर्थशास्त्र उन पर भारी पड़ गया, अर्थात धन कमाने के लिए उसे घर से बाहर जाना पड़ा। तो यहाँ पर भी संस्कार और अर्थशास्त्र की लड़ाई हो रही है। लोगों के विचार कुछ और होते हैं और संस्कार कुछ और होते हैं, यानी संस्कारों के आगे उनके विचार धरे के धरे रह जाते हैं। तो यहाँ पर यह नारी के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि परिवार में जो पर्दा प्रथा प्रचलित है उससे नारी को मुक्ति मिल जाती है और शादी में होने वाला खर्च भी बच गया, जो पहले उदाहरण आपको बताया। तो लड़की की माँ अपनी बेटी की अपनी मर्जी के विरुद्ध की गई सरकारी शादी को भी स्वीकार कर लेती है। आर्थिक परिस्थिति भी मनुष्य को अपने विचार बदलने के लिए मजबूर कर देती है। आर्थिक स्थिति अगर व्यक्ति की अच्छी नहीं है, सही तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई है समझ में आया। इसमें कुछ नहीं है, जो शीर्षक है, पहली बात कि जो शीर्षक है उसे समझना होता है, उसी के आधार पर पूरा पाठ आधारित होता है। जैसे कि संस्कार होते हैं कि एक लड़की की शादी उसके माता पिता उनकी पसंद का लड़का देख करके और संस्कारवान लड़का देख करके उसके साथ ही अपने लड़की की शादी करते हैं। लेकिन इस पाठ में हमने जाना कि जो उनकी लड़की है वो अपनी मर्जी से लड़का चुन लेती है और उससे शादी कर लेती है। पहले तो संस्कार के विरुद्ध कार्य होने के कारण जो लड़की की माँ है इसका विरोध करती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि दहेज के पैसे बच गए, शादी का खर्चा बच गया और उसे वो स्वीकार कर लेती है। तो यहाँ पर जो संस्कार है और जो अर्थशास्त्र है उनकी लड़ाई किस प्रकार चल रही है। लोगों के विचार कुछ और होते हैं, जो रीति रिवाज को नहीं मानने वाले जैसे विचार रखते हैं, धार्मिक अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं, दिखावा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर वही क्या करते हैं, जैसे कि लेखक के मित्र ने किया कि अपने पिताजी की मृत्यु होने पर क्या किया, उसने अपने मुंडन करवा लिया, बालों को कटवा दिया और उनकी जो भस्म थी, पिताजी के जलाए जाने पर जो भस्म होती वो भस्म थी, उसे प्रयाग में जाकर गंगा में प्रवाहित किया। तो ये सब क्या है, नहीं नियम और सिद्धांत अलग है और इनके विचार, इनका व्यवहार कुछ अलग ही है। यहाँ पर भी लेखक के एक दूसरा मित्र है तो वो भी वैज्ञानिक विचारधारा का है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है, उसका व्यवहार अलग है, वो व्यवहार में अलग बातें करता है और जो उसके संस्कार है वो अलग है। यहीं पर लेखक का एक और मित्र होता है जो लेखक को चाय के लिए बुलाता है, लेकिन जो लेखक के मित्र की दोस्त की पत्नी है वो पहले तो पर्दा करती है, पर्दा प्रथा थी, रिवाज है, लेकिन फिर क्या करती है, उसके बाद
दूसरी बार जब चाय पर बुलाया जाता है तो पैसों की कमी के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण वो क्या करती है, नौकरी करने लग जाती है और यह कह करके कि मुझे स्कूल जाना है, चाय की ट्रे देकर और वहाँ से चली जाती है। तो संस्कार क्या होते हैं कि कोई मेहमान आए, अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति में है। हमारे भारत में ऐसी भावनाएं लोगों की, अतिथि को देवता माना जाता है, लेकिन वो उपेक्षा करके और चली जाती है। तो ये भी क्या है, अर्थशास्त्र यानी पैसों की जो कमाई है वो संस्कारों पर भारी पड़ती जा रही है। कहने का अर्थ यही है कि जो संस्कार है वो धरे के धरे रह जाते हैं और जो हमारे विचारधारा है, जो विचार है वो भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उनको हमें किसी न किसी रूप में अपनाना ही पड़ता है। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई हमें से हैं कि अंधविश्वास में ध्यान नहीं दें और जो है दिखावा भी नहीं करें। लेकिन विचार तो ऐसे हैं, लेकिन संस्कारों के सामने झुकना ही पड़ता है, संस्कारों को अपनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि संस्कारों के सामने विचारधाराएं कोई मायने नहीं रखती है। अर्थशास्त्र, यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वो किस प्रकार से संस्कारों पर भारी पड़ा है। आज के लिए इतना ही। इसमें हमने लेखक परिचय पढ़ा और पाठ के बारे में समझा जाना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे का भाग 2 हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।